नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कार्यक्रम श्रृंखला भारत विभाजन का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हिंदुत्ववादी अक्सर ये प्रचार करते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या इसलिए की थी कि वे पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ दिलाने पर आमादा थे, अड़ गए थे। उनका एक तर्क ये भी होता है कि न केवल वो अड़े थे, बल्कि जो आमरण अनशन कर रहे थे वो दिल्ली की में चल रही हिंसा को रोकने के लिए, उसमें भी उन्होंने इस मांग को शामिल कर लिया था। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये सच है कि एक समय जब गांधी जी 55 करोड़ देने की बात कर रहे थे, तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और महात्मा गांधी ने इसको इग्नोर कर दिया था? और किया तो क्यों किया था? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस श्रृंखला में एक बार फिर से। और मेरा पहला और सीधा सा सवाल ये है कि गांधी जी ने 55 करोड़ पाकिस्तान को देने के लिए जिद क्यों ठान ली थी, और उसके पहले ये 55 करोड़ का मामला था क्या? जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से बता दूं कि जो प्रचार है और प्रोपेगेंडा है वो ये है कि भारत का 55 करोड़ पाकिस्तान को देने के लिए गांधी ने अनशन किया था। और ये अपने आप में पूरी तौर से सच्चाई से अलग है। अब मामला क्या है, वैसे देखा जाए तो पहले हम 55 करोड़ को देख लें, ये कहाँ से आया। तो अविभाजित भारत का जो रिजर्व बैंक था उसके पास 400 करोड़ रुपया था। अब देश दो में विभाजित हो रहा है, तो कौन सा पैसा, कितना पैसा किसको जाएगा, इसके लिए कमेटी बनी जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर और अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने मेरे ख्याल से जनसंख्या के हिसाब से जो पैसे का बंटवारा किया, तो उसके हिसाब से 75 करोड़ आया पाकिस्तान के हिस्से में और 325 करोड़ आया भारत के हिस्से में। अब ये जो 75 करोड़ जो था वो भारत का नहीं था, पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान का हक हो गया। और उसमें से 15 करोड़ रुपया 15 अगस्त को दिल्ली के रिजर्व बैंक से कराची को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद बचे 55 करोड़ बचे। मेरे हिसाब में थोड़ी गलती भी हो सकती है, 75 करोड़ में से मेरे ख्याल से 20 करोड़ दिया और 20 करोड़ दिया, 55 करोड़ बचे। जी, 55 करोड़ बच गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसी बीच एक और समांतर प्रक्रिया चल रही है, वह सांप्रदायिक दंगों की। सांप्रदायिक दंगों की तीव्रता को देखते हुए महात्मा गांधी ने 12 जनवरी 1948 को ऐलान किया कि ये दंगे रुकना चाहिए, नहीं तो मैं आमरण अनशन करूंगा। 12 जनवरी को उन्होंने अनाउंसमेंट किया और 13 जनवरी को वो अनशन पर बैठे। और अनशन पर जब बैठे तो उनकी 7 मांगे थी, और ये 7 की 7 मांगे जो थी, इसका पूरा संबंध दंगों से था। जो मुसलमान यहाँ रह गए थे उनकी संपत्ति से था, उनकी मस्जिदों से था, और सब लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित करने का था। अब इसी बीच जो उनकी निजी बातचीत थी, कैबिनेट एक तरफ फैसला कर चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है कश्मीर पर, तो जब तक वो मामला सुलझता नहीं ये 55 करोड़ रुपया देना रोक देना चाहिए। तो निजी बातचीत में उन्होंने लोगों से कहा कि ये 55 करोड़ रोकना ये अनैतिक है। ये अनैतिक है क्योंकि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है, केवल हमारे पास पड़ा था। तो ये उनकी केवल निजी राय थी, तो इसके बारे में उन्होंने कोई ज़्यादा आग्रह नहीं किया। पर कैबिनेट ने फिर मीटिंग करके 15 जनवरी को अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान के हिस्से का 55 करोड़ पाकिस्तान को दे देंगे। अब पहली बात ये आती है कि अगर महात्मा गांधी ने 55 करोड़ के लिए अनशन किया होता तो फिर 15 जनवरी को उन्होंने अपना अनशन बंद कर देना था, पर अनशन बंद नहीं हुआ। अनशन चला 16 जनवरी, 17 जनवरी। 17 जनवरी को सभी समुदायों के सदस्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख और सांप्रदायिक संगठनों के प्रतिनिधि महात्मा गांधी को मिलते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि बापू, हम दंगों की पूरी रोकथाम करेंगे, हम इसके आधार पे समाज को बंटने नहीं देंगे। महात्मा गांधी उनसे ये वचन लेते हैं
उनसे प्रवचन लेते हैं और उसके बाद वो अनशन तोड़ते हैं। तो ये थोड़ा ओवरलैप हो गया है। उसका फायदा लेकर प्रचार किया जाता है कि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की क्योंकि महात्मा गांधी ने 55 करोड़ का आग्रह किया। अब 55 करोड़ का दूसरा हिस्सा मैं बताता हूँ कि सरदार पटेल, वो उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट में ये पुनर्विचार क्यों किया। तो पुनर्विचार का एक कारण तो खैर महात्मा गांधी ने आग्रह किया था, तो महात्मा गांधी की बात तो वो सुनते थे, पर उन्होंने कहा हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये थे कि भारत अभी आज़ाद हो रहा है, दुनिया के बाकी देशों से हमें संबंध रखना है, और हम अगर अपनी बुनियाद इस आधार पे रखें जो अनैतिक है और जो डिप्लोमेटिक तरीके से सही नहीं है, तो दुनिया में हमारी साख नहीं रहेगी और हम अपना जो रोल है दुनिया के साथ नहीं रख पाएंगे। इसलिए वो अनाउंस करते हैं कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान के हिस्से का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए, और फिर जो बाकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसी के साथ सांप्रदायिक सद्भावना प्रमोट करने के लिए बाकी चीज़ें काम करती रहती हैं, दिल्ली के दंगों की रोकथाम करने के लिए। और उस समय खास तौर से क्या हुआ, रिफ्यूजीज़ बहुत संख्या में पाकिस्तान से आए थे और उसके कारण कई लोगों ने मस्जिदें ऑक्यूपाई कर ली, दूसरे जगहें ऑक्यूपाई कर ली, और मुसलमानों को खिलाफ एक आतंक का वातावरण खड़ा हो गया। और तो उसको बुझाने के लिए ये मुख्य रूप से ये था। अब जहाँ तक जी कंप्लीट करिए। जहाँ तक ये सवाल है हिंदुत्व प्रोपेगेंडा का, वो तब उनकी एक तरीका है, टेक्निक है कि कहीं से भी कोई एक चीज़ पकड़ लेंगे, और ख़ास तौर से नेहरू, गांधी, इनको बदनाम करने के लिए कोई चीज़ काम में आ सकी, तो ये एक प्रोपेगेंडा के रूप में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। और जनमानस में इस भावना को जो बिठाया गया है उसके पीछे किस प्रकार का मैकेनिज्म है, वो शाखाओं का प्रचार, सोशल मीडिया, टेलीविज़न का प्रचार, और हमारे बहुत सारे टेलीविज़न के भी इतने जानकार लोग नहीं हैं, तो वो गहराई में न जाकर इसको सतही तौर पर ले जाकर 55 करोड़ को महात्मा गांधी के उपवास से जोड़ देते हैं। जी, लेकिन महात्मा गांधी के उपवास के दौरान ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। जो वो संध्याकालीन अपनी प्रार्थना सभा करते थे, उसमें कभी उन्होंने 55 करोड़ के मामले का जिक्र नहीं किया, किसी भी स्तर पर जिक्र नहीं किया। और कैबिनेट तो ये डिसीजन ले चुकी थी कि नहीं देंगे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद गांधी को अप्रोच किया, गांधी से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन दुनिया में अपनी साख को भी देख रहे थे, ब्रिटेन को भी बंटवारा कर रहा है। और गांधी जी को भी, जो आपने कहा कि ये नैतिकता का सवाल था, और गांधी जी बहुत नैतिक पुरुष थे, नीति पर चलने वाले व्यक्ति थे, और उन्हें ये लग रहा था कि अगर हमने कोई मामला तय किया है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। उनकी राशि है, उनको लौटाई जानी चाहिए, और इसके लिए ये बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए कि कश्मीर पर हमला कर दिया गया है। तो ये बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसके बावजूद ये प्रोपेगेंडा चलता रहता है। जैसा कि आपने बताया कि कभी झूठे और अर्ध सत्य को मिलाकर इस तरह की चीजें की जाती हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है और इसी से जुड़ी है, मैं इसमें आपसे चाहूंगा कि डिटेल में बताएं कि गांधी की हत्या को जायज ठहराने के लिए ये आरोप गढ़ा गया, लेकिन गांधी की हत्या के इसके पहले 5 प्रयास और हो चुके थे। तब तो ये 55 करोड़ का मामला नहीं था। यानी पहला हमला जो 25 जून 1934 को हुआ था, न तब तो न भारत विभाजित हो रहा था, न 55 करोड़ का मामला था, न कश्मीर पर हमला हुआ था। तो उस समय के लिए ये क्या कैफियत देंगे। उसके बाद भी जो हमले हुए जुलाई 1944 में, तब भी इस तरह की बातें नहीं थी। तो ये जो हमले हुए गांधी के एक के बाद एक, और वो कैसे झुटलाते हैं इस दुष्प्रचार को, इसके बारे में आपकी टिप्पणी। ये गांधी जी पर हमले पर आने के पहले मैं एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूँ कि जब ये सरकार ने फिर से फैसला किया कि 55 करोड़ की पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए, तो उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा कैबिनेट डिसीजन में कि हम तो आज की बात सोच रहे हैं, आज के आधार पर सोच रहे हैं। ये सरदार पटेल ने कहा, हम तो केवल आज के आधार पर सोचकर हमने कहा कि 55 करोड़ नहीं देंगे, कश्मीर की समस्या के सोच को जोड़ देंगे। पर बोले गांधी आने वाले कल की बात सोचते हैं, वो दूरदृष्टि से सोचते हैं, इसलिए कैबिनेट ने अपने विवेक से ये फैसला लिया है। ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है।
अब जहाँ तक महात्मा गांधी की हत्या का सवाल है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके पहले 5 बार गांधी जी पर मर्डर अटेम्प्ट्स हो चुके थे। पहला 1934 में था और इस प्रकार के हमले हुए थे, और तो और 20 जनवरी 1948 को भी, यानी उनके हंगर स्ट्राइक से ये इस बाहर आने के 3 दिन बाद भी यही नाथूराम गोडसे उसमें भी इन्वॉल्व था, जो 20 जनवरी का हमला हुआ था। तो उसका मुख्य जो खैर अब उसने तो कहा, पर उसका जो पूरा किताब जो आजकल कई लोग पढ़ते हैं, और उसमें उसका जो पूरा आर्ग्यूमेंट वो ये है कि महात्मा गांधी ने यहाँ के हिंदुओं के साथ एक विश्वासघात किया है, और उन्होंने यहाँ मुसलमानों को प्रेरणा दी है। उसके कारण वो ज़्यादा बलशाली हो गए हैं, और वो उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी, और झुक कर वो करना पड़ा। तो गोडसे का ये आर्गुमेंट था। तो मुख्य रूप से अगर हम गहराई में जाके देखें, तो 55 करोड़ का मामला न होकर ये 2 प्रकार के राष्ट्रवाद का मामला था। 2 प्रकार के राष्ट्रवाद का जो हम पहले चर्चा में ला चुके हैं। एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद, जिसमें गांधी मानते थे सभी धर्मों के लोगों की बराबर की जगह है, और दूसरा हिंदू राष्ट्रवाद, जो मानता था कि ये देश केवल हिंदुओं का है, और बाकी लोगों को अगर यहाँ रहना है तो एक सबॉर्डिनेट के रूप में हाशिए पे रहना पड़ेगा। तो एक मामला ये है। तो दूसरा जो गोडसे लगातार कहता है, और उनके फॉलोअर्स तो अभी तो खैर बहुत आक्रामक हो गए हैं, उनका मंदिर बना रहे हैं, कहीं उनके पुतले बिठा रहे हैं, और उनके स्मरणार्थ बहुत सारे कार्यक्रम कई कई छुप छुप भी करते हैं। तो उनका मुख्य बात यही थी कि गांधी बराबरी से मुसलमानों को भी साथ में लेकर चलना चाहते थे। और ये बात हमने देखा कि 1940 के पहले भारत का मेजॉरिटी मुसलमान वो तो महात्मा गांधी के साथ ही चल रहा था। और ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि जैसे हमने पहले इसके बारे में शायद बात की थी, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो 1940 में हुई थी पार्टीशन की मांग के बाद, उसमें भी पूरी प्रेरणा गांधी के विचारों की रही थी, जिसको लेकर मुसलमानों के मुख्य तबके ने कहा कि हम पार्टीशन की मांग के विरोध में हैं। पर जहाँ तक हिंदुत्ववादी राजनीति का सवाल है, गोडसे जैसे लोगों का सवाल है, उन्हें लगा कि ये इनको हम कंसेशन दिए जा रहे हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। और ये तुष्टीकरण शब्द मैं खास तौर से देख रहा हूँ, ये अभी अभी नहीं आया, आजकल भी उसका इस्तेमाल होता है। ये 1880 के दशक से आया। 1880 के दशक में जब कांग्रेस में मुसलमान आ रहे थे, सभी लोग जुड़ रहे थे, तब से हिंदू राष्ट्रवाद के मानने वाले जो एलिमेंट्स थे, तब से उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का तुष्टीकरण है। तो वो शब्द की जिंदगी मेरे ख्याल से लोगों से बहुत लंबी है, और उस शब्द के नए नए आयाम उसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से गोडसे की राजनीति का परिणाम था। जी, मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ खींचना चाहता हूँ कि ये जो हमले 20 जनवरी और 30 जनवरी को हुए, इसके पहले भी गांधी जी पर जो अटैक हुए उनमें ज्यादा से ज्यादातर पुणे और उसके आसपास हुए, और उनमें भी गोडसे कहीं ना कहीं एक दो हमलों में शामिल दिखता है। 2 बार वो कटार लेकर निकलता है, और उनकी हत्या और उनके खिलाफ प्रदर्शन वगैरह वगैरह। तो ये गोडसे पहले से ही इस तरह की तैयारी कर रहा था। जब कुछ इस तरह की बात नहीं थी, तो हिंदू राष्ट्रवादियों ने अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में गांधी के प्रति इतनी नफरत और हिंसा भर दी थी कि वो बहुत पहले से चली आ रही थी। और ये तो पूरी टीम थी, गोडसे भर का नाम लोग जानते हैं, लेकिन मदन लाल पाहवा, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर वाडगे, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तिया, ये तमाम लोग थे जो 20 जनवरी को आए थे। इनमें से मदन लाल पाहवा पकड़ा गया था, और फिर उसने उगल भी दिया था, फिर छापे मारे गए थे। तो उस समय तक नाथूराम गोडसे वगैरह भाग चुके थे। फिर दोबारा 29 जनवरी को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बापू की हत्या कर दी थी। तो ये पुणे, जो कि एक गढ़ था हिंदू राष्ट्रवादियों का, पुणे और नागपुर, ये इसके इर्द गिर्द इस तरह की साजिशें बुनी जा रही थी, इस तरह का हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ाया जा रहा था, और उसके कार्यकर्ता ट्रेन किए जा रहे थे, चाहे वो आतंकवादी हरकत हो। गोडसे का ये कारनामा आतंकवादी हरकत से कम नहीं था। तो इसको किस तरह से देखें, ये गढ़ इस तरह से? जी, इस समय जो आरएसएस का मुख्य प्रभाव, वैसे तो पूरे देश में उनका प्रसार हो रहा था, पर उनका गढ़ तो नागपुर में था, हेड ऑफिस नागपुर में था, और पूना भी एक बहुत बड़ी ब्रांच थी। तो गोडसे जो पहले आरएसएस में पला बढ़ा, आरएसएस में ही वो प्रचारक बना था,
ये गोपाल गोडसे उनके भाई की जो किताब है, और उन्होंने 1998 को जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग पूरे जो भाई थे, हम लोग आरएसएस में ही पले बढ़े। तो वहाँ से वो एक स्वयं सेवक और उसके बाद प्रचारक बने, और 1938 में गोडसे ने जाकर पुणे की हिंदू महासभा ब्रांच का वो सेक्रेटरी बन गया, और वहाँ सेक्रेटरी बनकर गया, और वहाँ उसने वो एक अखबार निकाला, मैंने बताया था शायद पहले भी, उसका टाइटल था अग्रणी, अग्रणी यानी लीडर, और उपनाम था हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र उसका उपनाम था। और उसमें वो कार्टून भी छपा था कि सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये रावण को मार रहे हैं जिसका सिर गांधी है, पटेल है, और ये सब उसमें है। तो गोडसे की जो ट्रेनिंग हुई थी वो पूरी आरएसएस में हुई थी। बाद में वो खैर सावरकर के ज़्यादा भक्त बन गए और सावरकर के करीबी दोस्तों में थे। और जीवनलाल कपूर अपनी रिपोर्ट में बाद में कहता है, और इसी बात को जीवनलाल कपूर के पहले भी पटेल, सरदार पटेल इस बात को लिखते हैं कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदू महासभा के एक उग्रवादी धड़े ने इस महात्मा गांधी की हत्या को अंजाम दिया है, फाइनल स्वरूप दिया है। तो ये उनका जो ट्रेनिंग थी, और वो ट्रेनिंग हिंदू राष्ट्रवाद के लिए थी। और गोपाल गोडसे तो कहते हैं कि अब नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में फिर बयान दिया कि मेरा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके भाई ने भी कहा कि भाई हम कोर्ट में अगर कहते कि हम आरएसएस से जुड़े हुए थे, आरएसएस में पले बढ़े, तो हमारे जो बाकी स्वयं सेवक कार्यकर्ता हैं उन पर एक प्रकार से बहुत अंकुश आता, उनके ऊपर रिप्रेशन होता। तो इसलिए हमने अपने संबंध जो आरएसएस से थे वो छुपाए। और दूसरा, आरएसएस में उस समय कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रहता था, आइए जाइए ट्रेनिंग लीजिए, दिमाग को ये कर लीजिए और जाके अपना काम कीजिए। उस ढर्रे पे आरएसएस का काम था, इसलिए उसको निश्चित रूप से प्रूव करना कि भाई आपको स्वयं सेवक का सर्टिफिकेट कब मिला है, प्रचारक का सर्टिफिकेट कब मिला है, ऐसा तो कोई रहता नहीं है, वो सब दिमाग में भरता है। तो उसको लेके जो उन्हें गुस्सा था, और वो मुसलमानों के प्रति नफरत, और ये मानना कि महात्मा गांधी के कारण मुसलमान इतना आगे आ रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं, ये उनके दिमाग में भरा हुआ था। और अपनी किताब में भी ये इस बात को वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं। और तो और मुझे हैरानी ये हुई उस किताब में, वो यहाँ तक लिखते हैं कि महात्मा गांधी तो कोई राष्ट्रवादी थे ही नहीं, वो एक बहुत बौने थे, बौने व्यक्ति, पिग्मी, ही वाज ए पिग्मी कंपेयर टू गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप या शिवाजी। तो अब उनका जो पैमाना भी है उसमें इतिहास का बोध भी नहीं है, राजाशाही कब है, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र कब बना, भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, भारत में वो यात्रा कैसे चालू हुई जिससे संविधान बनने की प्रक्रिया हुई, वो सब उसमें नहीं था। वो एक कंटिन्यूएशन में हिंदू वर्सेस मुस्लिम, वो एक जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है शाखाओं में, उसको लेकर वो बढ़ा। और उसने फिर लगातार कई हमलों में गांधी हत्या के लिए जुड़ा हुआ। एक हमला गांधी जी पर पंचगनी में भी हुआ था, इन्हीं में से एक पंचगनी में हुआ था, उसमें गोडसे इन्वॉल्व था। तो महात्मा गांधी ने उसको संदेश भेजा कि आप आइए, हम बैठकर बात करेंगे, पर गोडसे कभी बात करने नहीं गया। खैर गांधी जी खैर जितने उदार मतवाद थे वो तो बात भी करना चाहते थे, आपको कोई शिकायत है तो हम बैठ के बात करेंगे, पर गोडसे उसमें नहीं गए। जी, एक बात और यहाँ ध्यान में रखने की है कि जब गोडसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए, तो उनके बचाव में जो बैटरी ऑफ लायर्स खड़ी की गई, उनके लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया, वो आरएसएस के नेताओं ने, हिंदू महासभा के नेताओं ने मिलकर किया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रोल इसमें बहुत अग्रणी था। ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इनके बचाव के लिए कौन लोग खड़े हुए थे कोर्ट में। ये एक है। और एक मैं और बात जोड़ दूं, अभी एक कुछ नई किताब सावरकर पे आ रही है, उस पे कई आपके इसमें भी डिस्कशन हुआ था, और वो मैंने एक चैनल पे देखा, वो किताब के लेखक दावा कर रहे हैं कि गांधी की हत्या के बाद उस क्षेत्र में ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ, जो 1984 के सिख विरोधी कत्लेआम से मिलता जुलता है। अब ये मैं इस पे पूरा अध्ययन कर रहा हूँ, मैं सब सामग्री जुटा रहा हूँ। ये बात है, कुछ ब्राह्मणों को तंग किया गया, सताया गया, क्योंकि गोडसे ब्राह्मण थे। आरएसएस का ब्राह्मणवाद से समीकरण, हिंदू महासभा का ब्राह्मणवाद से समीकरण काफ़ी क्लियर है। तो कुछ लोगों पर हमले हुए, कुछ लोगों को यातना हुई, पर जहाँ तक कत्लेआम का सवाल है उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो ये लेखक महोदय ने 2-4 लोगों से बात की,
दो चार लोग, एक आध किसी की मृत्यु भी हुई होगी, तो उसके आधार पे वो उसको अभी एक कत्लेआम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी की हत्या के बाद ब्राह्मणों के खिलाफ कत्लेआम किया गया। और ये एक मेरे दूसरे मित्र हैं, इस बात को बड़े रोचक बता सकते कि हिंदू कभी भी ब्राह्मणों की हत्या जनरली नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्म हत्या को भी एक पाप माना जाता है, तो इसलिए ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ होगा। ये बात हमारे विश्वास से परे है। नहीं, 84 जगह जैसे कत्लेआम हो और कहीं कुछ रिकॉर्ड में ना हो, और ये संपत महोदय जो लेखक हैं वो बटोर के ले आए और इसको प्रचारित करने लगे, तो या तो वो खुद हिंदुत्ववादी हैं या फिर हिंदुत्ववादियों के ट्रैप में फंस गए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज है किसी भी लेखक के लिए कि जब तक कोई चीज पुष्ट न हो प्रमाणों से, तब तक उसको किताब जैसी चीज में लिखना, शामिल करना एक बहुत ही आपराधिक कृत्य है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप गुमराह कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। तो मुझे लगता है कि अब जी प्लीज एक आखिरी हम चर्चा समाप्त करें, इसके पहले मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूँ कि हमने जो बात की है उसके ऊपर कई अच्छी अच्छी किताबें भी हैं, और एक अभी अशोक कुमार पांडे की किताब आई है, उसने गांधी को क्यों मारा, एक। दूसरी हमारे मित्र तीस्ता सेतलवाड़ ने किताब एक एडिट की है, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स जो गांधी मर्डर के हैं वो उन्होंने इसमें संकलित किया है, उसका नाम है बियॉन्ड डाउट। और मेरे मित्र विवेक कोरडे के साथ मिलकर मैंने भी एक किताब हमने मराठी में लिखी है, गांधी हत्येचे राजकारण। और इसके साथ पहले दो बहुत क्लासिक किताबें हैं, एक नरहर कुरुंदकर की किताब है और एक चीनू भाई वैद्य की है, जो खुद गांधीयन थे, उन्होंने भी इस मुद्दे पर बहुत अच्छा लिया है। यानी ये क्लियर हो जाए कि हम जो बात कर रहे हैं उसका आधार क्या है, उसके रेफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं, वो सब बिल्कुल मौजूद है। जी, और दर्शकों को ये भी पता चल गया कि अगर इसको और ज्यादा वो जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जिन किताबों का जिक्र अभी प्रोफेसर पुनियानी ने किया है, आप उन किताबों को भी पढ़ सकते हैं, उनसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल इस चर्चा को आज यही विराम देंगे, लेकिन गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, और दूसरा ये कि अगर इस मामले में फिर भी आपको कोई शक शुबहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसको जरूर दर्ज कर दें, ताकि उनके जवाब हम आने वाले एपिसोड्स में दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, और आपका भी प्रोफेसर पुनियानी, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।